डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइक्लोन स्टडी पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। यह काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है आपका और काफ़ी इजी है, और एग्जामिनेशन पॉइंट से यह चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो आइए हम देखते हैं भूकंप के बारे में। तो देखिए, भूकंप जिसका इंग्लिश अर्थक्वेक होता है और इसका सिंपल जो मीनिंग होता है, तो आपका इसका सिंपल मीनिंग है धरातलीय कंपन। क्या मीनिंग है? धरातलीय कंपन, अर्थात पृथ्वी के धरातल में कंपन का होना या पृथ्वी के धरातल का में हलचल का होना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ठीक है, तो धरातलीय हलचल को ही हम सिंपल भाषा में, उसको बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? हम भूकंप कहते हैं आपको। और इस भूकंप आने के अगर कारणों की चर्चा करते हैं कि इसके कौन कौन से कारण है, तो इसका जो है पहला जो कारण है आपका ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट, देखिए भूकंप आने का जो है एक मेन कारण जो है आपका ज्वालामुखी विस्फोट का होना भी है। जब ज्वालामुखी विस्फोट जब होते हैं तो तेजी से लावा और मैग्मा क्या होता है? धरातल के अंदर से बाहर निकलता है। तो जब निकलता है तो वह आसपास की परतों पर उसका दबाव पड़ता है और दबाव के कारण धरातलीय कंपन उत्पन्न होता है, और इस धरातलीय कंपन ही हमारा क्या है? भूकंप है। और जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है वहां पर भूकंप ज्यादा आए हैं। दूसरा जो मेन कारण है आपका कि पृथ्वी के अंदर मैंने बताया था बहुत सारे प्लेटें हैं, तो इन प्लेटों की गति आंतरिक, हम लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट में, आंतरिक प्लेटों की गति। ये अंदर जो बहुत सारी प्लेटें हैं, आपको हमने बताया था टोटल 26 प्लेटें हैं छोटे बड़े मिलाकर, और इन 26 प्लेटों में आपस में एक गति होती रहती है, और गति होने से ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, और उसको टकराने से क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। तो ये भूकंप आने के दो मेन रीजंस हैं आपका है ज्वालामुखी विस्फोट और आंतरिक प्लेटों की गति। अब देखिए, पृथ्वी के अंदर जो भाग है आपका भूकंप आता है और वहां पर से अगर हम वहां पर देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए, यह पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने बनाया। यह पृथ्वी है आपका, और यह आपका जो है हमने यहाँ पर यह अर्थ का सरफेस ले लिया, और यहाँ पर से भूकंप एराइज हो रहा है। देख रहे हैं, यह पृथ्वी अर्थ ले लिया मैं, और यहाँ पर से मान लेते हैं यह जो है भूकंप एराइज हो रहा है। जहां से भूकंप एराइज होता है, उत्पन्न होता है, उसको हम फोकस कहते हैं। उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? फोकस। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एफ से। और भूकंपीय तरंगे जहां पर सबसे पहले पहुंचेगी, यहां से इसे भूकंप चला और भूकंपीय तरंगे सबसे पहले, सपोज कीजिए यहां से चलेगा तो इधर भी गया, इधर भी गया और इधर भी गया, तो यहां से भूकंप क्रिएट होगा। तो भूकंपीय तरंगे जो है आपका सभी दिशाओं में फैल जाती है। तो भूकंपीय तरंगे धरातल के जिस पोर्शन में सबसे पहले पहुंचती है, उस पोर्शन को हम ईपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ईपी सेंटर। और इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर देखिए दो टर्म की चर्चा करने जा रहे हैं हम। एक फोकस, इसका हिंदी होता है भूकंप केंद्र। इसका हिंदी क्या होता है? भूकंप केंद्र। तो यह इसका डिफाइन क्या होगा? पृथ्वी के धरातल के अंदर अवस्थित वह भाग जहां से भूकंप, पृथ्वी के अंदर अवस्थित धरातल का वह भाग जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, उस भाग को ही हम क्या कहते हैं? फोकस या भूकंप केंद्र कहते हैं। और भूकंप केंद्र को हम क्या कहते हैं? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, अगर हम कहते हैं यहां पर ईपी सेंटर की बात करते हैं, ईपी सेंटर, इसका हिंदी होता है अधिकेंद्र। तो भूकंप जो है क्रिएट यहां पर हुआ, और भूकंप क्रिएट होगा तो यहां से बहुत सारी तरंगे सभी दिशाओं में चलेगी, और भूकंपीय तरंगे धरातल के जिस बिंदु पर भूकंप, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ईपी सेंटर को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। भूकंपीय तरंगे धरातल के जिस बिंदु पर सबसे पहले पहुंचती है, उस बिंदु को ही हम ईपी सेंटर कहते हैं। यानी भूकंपीय तरंगे जो है धरातल के जिस पॉइंट पर सबसे पहले पहुंचेगा
उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर के नाम से हम जानते हैं, और इस एपी सेंटर को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है आपका? तो हमने यहाँ 2 पॉइंट की चर्चा किया, फोकस की चर्चा किया और दूसरा एपी सेंटर। फोकस क्या हुआ, जहां से भूकंप क्रिएट हो रहा है, जहां से भूकंप क्रिएट हो रहा है उस बिंदु को ही हम फोकस कहेंगे। ईपी सेंटर क्या हुआ, जहां पर भूकंपीय तरंगे पहले पहुंच रही है, जहां पर भूकंपीय तरंगे पहले पहुंच रही है उस पॉइंट को ही हम ईपी सेंटर कहते हैं। बस अब यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं भूकंपीय तरंगे की बात कर रहे हैं। तो ये भूकंप के दौरान जो तरंग क्रिएट होता है वह 3 प्रकार के तरंग क्रिएट होते हैं। भूकंप के दौरान जो तरंग क्रिएट होंगे, अगर हम यहां पर हेडिंग डालते हैं भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे, तो भूकंप के दौरान जो तरंग क्रिएट होगा उस तरंग को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं पी वेव्स, पहला को हम क्या कहेंगे, पी वेव्स फर्स्ट। सेकेंड को कहते हैं एस वेव और थर्ड को हम कहते हैं एल वेव। देखिए भूकंप के दौरान जो वेव क्रिएट होता है, तरंग क्रिएट होता है, उसको हमने भूकंपीय तरंग नाम दिया, और उस भूकंपीय तरंगों को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पी वेव, एस वेव और एल वेव में डिवाइड किया गया है। देखिए पी वेव का मतलब होता है, इसका पूरा नाम होता है प्राइमरी वेव। पी वेव को क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव के नाम से भी जानते हैं। एस वेव का मतलब होता है सेकेंडरी वेव। एस वेव का मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी वेव, और एल वेव का मतलब होता है लैंड वेव। अब एक ही करके हम सभी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे आपको। पहला जो हमारा पॉइंट्स बन के आता है हमारा पी वेव, हम चर्चा करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पी वेव्स की चर्चा करेंगे। तो यह वेव है, तो वेव सबसे पहले तो यह देखने का प्रयास करेंगे कि पी वेव किस प्रकार का वेव है। तो पी वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसा वेव है, पी वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और इसकी इंग्लिश होती है, हिंदी होता है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग इसकी इंग्लिश हिंदी होती है। पी वेव किस प्रकार का वेव है, यह एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है आपका, और इसकी जो है हिंदी होती है अनुदैर्घ्य तरंग। और इसमें जो होता है लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होते हैं, ये फिजिक्स का टर्म है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपको वहां पर इसके जो इसमें होता है मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं, इसमें जो होता है मीडियम के पार्टिकल जो होता है किसमें, लॉन्गिट्यूडनल वेव में बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, आगे पीछे इस तरह से। यह मीडियम है, और कोई मीडियम का यह पार्टिकल है, या इसका जो मूवमेंट होगा इधर आगे जाएगा, फिर पीछे, आगे पीछे, इस तरह से होते हुए आपका जो है आगे की ओर यह वेव बढ़ता है। क्लियर है आपका? और यह पी वेव जो होती है, इसकी गति जो होती है सबसे अधिक होती है, गति पी वेव की जो है गति जो है, पी वेव की गति सबसे अधिक होती है। इसलिए यह वेव जो है सबसे पहले धरती पर पहुंचता है। सबसे पहले कहां पहुंचता है, धरती पर पहुंचता है। तो याद रखिएगा कि पी वेव की गति जो होती है इन तीनों में वेव में सबसे मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम गति होने के कारण यह सबसे पहले पृथ्वी पर आ जाती है, धरातल पर आ जाती है। इसीलिए इसको नाम कर दिया गया प्राइमरी वेव। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं, यानी प्राथमिक तरंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट में आता है, पहले आता है। क्लियर है आपका? और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यह वेव जो है ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यमों में गमन करती है, यानी गमन करती मतलब चलती है।
तो आपको जो थर्ड काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से आपका कि यह पी वेव जो है सॉलिड में भी चलेगा, लिक्विड में भी ट्रेवल कर लेगा और गैसियस मीडियम में, तीनों मीडियम में यह ट्रेवल करती है। सॉलिड मीडियम में भी, लिक्विड मीडियम में भी और गैसियस मीडियम में भी आपका यह ट्रेवल करती है। तो पी वेव के बारे में हमारे 3 इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। फर्स्ट, पी वेव एक कैसा वेव है? तो यह एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग में होता क्या है? मीडियम के पार्ट के बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे मूवमेंट करते हुए बढ़ता है आपको, ठीक है। और पी वेव की दूसरा इंफॉर्मेशन बताया कि पी वेव की गति सबसे अधिक होती है, इसलिए यह धरातल पर सबसे पहले पहुंचता है, इसलिए इसको प्राइमरी या प्राथमिक तरंग के नाम से भी जानते हैं। तीसरी बात हमने बताया कि पी वेव जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में आसानी से ट्रेवल कर लेता है, इसे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होती है। आइए हम अब देखते हैं दूसरा एस वेव की चर्चा करते हैं। सेकेंड हमारा जो वेव का टाइप्स है आपका वह हमारा है एस वेव। सेकेंड यहां लिखिए एस वेव, जिसकी हिंदी हमने बताया सेकेंडरी तरंग। इस वेव का एक दूसरा हिंदी में इसको गौण तरंग के नाम से भी जाना जाता है, गौण तरंग के नाम से। अब यह गौण तरंग इसका नाम क्यों दिया गया हम इसकी चर्चा अभी करेंगे, लेकिन ये याद रखेंगे आपका एस वेव का एक दूसरा नाम है वह हमारा गौण तरंग है। लेकिन सबसे पहले यह देखते हैं कि यह एस वेव किस प्रकार का वेव है। टाइप के हिसाब से अगर देखते हैं तो यह एस वेव एक ट्रांसवर्सल वेव है, ट्रांसवर्सल वेव है। ये इस वेव एक कैसा वेव है? ट्रांसवर्सल वेव है और इसका हिंदी होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है एस वेव कैसी तरंग है? तो यह एक अनुप्रस्थ तरंग है अर्थात ट्रांसवर्सल वेव्स है। दूसरी बात जो इंफॉर्मेशन है, इसकी गति जो होती है, किसकी गति? एस वेव की गति जो होती है पी वेव से कम होती है। एस वेव की गति जो होती है पी वेव से कम होती है, इस वजह से यह एस वेव जो है प्राइमरी वेव के जस्ट बाद आता है। प्राइमरी वेव पहले आएगा, उसके बाद ए आएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सेकेंडरी वेव। ये यानी कि प्राइमरी के जस्ट बाद आता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सेकेंडरी वेव, अर्थात इसकी गति प्राइमरी से कम होगा और यह प्राइमरी वेव के जस्ट बाद आएगा। और इसका लिए जो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यह सॉलिड में, ठोस में गमन करती है, गैस में भी गमन करती है। यह ठोस में गमन करेगी, गैस में गमन करेगी और तरल के सतह पर गमन करेगा। देखिए हमने लिखा यह ठोस में चलेगा, गैस में चलेगा और तरल के सतह पर चलेगा। तरल के सतह लिखा हुआ है आपका इंटरनल पार्ट में नहीं, तरल के सतह पर गमन करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात याद है कि यह तरल के आंतरिक भाग में गमन नहीं करती है। लीजिए, यह जो है आपका एस वेव तरल के आंतरिक भाग में गमन नहीं करती है, अर्थात कहने का मतलब यह एस वेव है तरल में से होकर नहीं गमन करती है। याद रखना है आपको, एस एक ऐसा वेव है जो तरल मीडियम से होकर पास नहीं करती है। तरल से, तरल के अपर लेयर पर यह ट्रेवल करेगा, लेकिन तरल के इंटरनल पार्ट में यह ट्रेवल नहीं करेगा। और यह देखा गया है कि अर्थ पर जब यह क्रिएट होता है, कौन सा वेव? एस वेव। अब जब क्रिएट होता है, वेव क्रिएट होगा तो आपका तरल में नहीं जाएगा। यह हमारा अर्थ है आपका, और अर्थ के आपके 3 लेयर है, यह सेंटर पोर्शन है आपका। और यहां सब सपोज कीजिए यहां से यह आपका फोकस हुआ, यहां से वेव क्रिएट हुआ। तो वेव क्रिएट हुआ तो यह ऊपर तो यह चला जाएगा, पी भी जाएगा और एस भी जाएगा, ऊपर जा रहा है। लेकिन यह एस जो है, एस को जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, यहां तक तो एस आएगा, लेकिन इधर एस क्या होगा? एस वेव अपसेट होगा। एस वेव अपसेट हो जाता है, यहां तक आ जाता है एस वेव और इसके बाद अंदर नहीं आता है। यानी कि एस वेव को पृथ्वी के आंतरिक भाग में अपसेंट पाया गया है,
और इसी अब्सेंट होने के कारण ही इसका नाम पड़ गया है गौन वेव, क्योंकि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में गौन हो जाता है, यानी आंतरिक भाग में यह अब्सेंट होता है, गौन होता है, इसीलिए इस वेव को हम गौन तरंग भी कहते हैं। और यह गौन क्यों होता है, तो इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि पृथ्वी के अंदर का, अभी बताया कि इस वेव जो है तरल मीडियम में होकर नहीं गुजर रहा है, तरल मीडियम से होकर नहीं पास होता है। और यहां देखा जा रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में यह इंटरनल पार्ट में क्या हो रहा है, एस वेव अब्सेंट हो रहा है। यहां पर तो एस वेव नजर आ रहा है, लेकिन पृथ्वी की दूसरी ओर अगर इस तरह से देखिएगा, इस ओर अगर हम सही से बनाते हैं इस डायग्राम को, तो पृथ्वी की दूसरी ओर अगर देखते हैं तो यह एस वेव क्या होता है, एस वेव अब्सेंट हो जाता है। और एस वेव अब्सेंट होने का मतलब है कि पृथ्वी का इंटरनल पार्ट आज भी क्या है, लिक्विड स्टेट में है। इससे कंक्लूजन क्या होता है, निकलता है कि पृथ्वी का इंटरनल पार्ट आज भी क्या है, लिक्विड स्टेट में है। और लिक्विड स्टेट में होने के कारण ही लिक्विड में एस वेव ट्रेवल नहीं कर पाया और दूसरी ओर यह अब्सेंट पाया गया। समझ में आई बात। और इससे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी का अगर आपको सबसे कोई पूछता है कि मुख्य सोर्सेज क्या है, तो वह मुख्य सोर्सेज है भूकंपीय तरंगे। और भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर ही पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। और यह एस वेव का जो है पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में अब्सेंट होना इस बात का इंडिकेट करता है कि पृथ्वी का इंटरनल पार्ट अर्थात कोर जिसको कहते हैं, आज भी लिक्विड स्टेट में है, तरल फॉर्म में है आपका। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम आगे। तो आपको याद रखना है कि एस वेव को गौण तरंग कहते हैं और यह एस वेव जो है तरल माध्यम में नहीं चलेगा, सॉलिड में चलेगा, लिक्विड में चलेगा और लिक्विड में नहीं, सॉलिड में चलेगा, गैसियस में चलेगा और लिक्विड में नहीं चलेगा। क्लियर है आपका। अब एस वेव के बारे में चर्चा करते हैं। यह एस वेव को हम लैंड वेव कहते हैं। यह वेव भी जो है लैंड वेव है। तो यह वेव जो है धरातलीय तल पर तलीय भाग में गमन करती है और धरातलीय भाग में गमन करने के कारण ही इसको लैंड वेव कहा गया। लैंड वेव कहने का मतलब हुआ इसको चूंकि यह धरातलीय भाग में चलती है, इसीलिए इसका नाम लैंड वेव कहा गया। इसकी गति सबसे कम होती है। गति जो होती है किसकी, एल वेव की चर्चा हम करने जा रहे हैं, एल वेव की चर्चा कर रहे हैं। और इसकी गति सबसे कम होती है, इसकी गति सबसे कम होती है, लेकिन काफी विनाशकारी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एल वेव की जो है एक धरातलीय भाग में गमन करती है, पहला इंफॉर्मेशन। दूसरी बात, इसकी गति कम होती है और सबसे बड़ी बात है यह काफी विनाशकारी, यह सबसे लेट आता है और इससे ज्यादा अर्थ को यह नुकसान पहुंचाता है। जन और धन की इससे जो है काफी क्षति होती है, काफी विनाशकारी होता है। इसके धक्के जो होते हैं काफी जोरदार होते हैं, कहने का मतलब। तो आपको इसी को याद रखना है। अब देखिए ये भी धरातलीय बात। अब देखिए एक बात और देखते हैं। यहां पर हम अगर अर्थ की बात करते हैं, या अर्थ हमने बनाया और यहां से भूकंप क्रिएट हुआ, तो अपर वाला इसके अपर पोर्शन में देखो, यहां पर आपका पी वेव भी नजर आएगा, एस वेव भी नजर आएगा और एल वेव भी नजर आएगा। ये तीनों तरंगे यहां पर नजर आएगी। लेकिन पृथ्वी के इंटरनल पार्ट की बात करते हैं सेंटर में, तो कौन गुजरेगा, यह एस वेव तो यहां तक आएगा, एस वेव यहां तक आएगा लेकिन अंदर नहीं जाएगा। लेकिन यह पी वेव सीधे सेंटर से होकर पास करेगा, पी वेव सेंटर से पास करेगा। आपका एल वेव भी इधर इतना ही रहेगा, एल वेव भी आपका इधर ही रहेगा और एस वेव भी सिर्फ लिक्विड स्टेट तक यहां तक रहेगा। एस वेव इस तरह से निकल जाएगा, आपका लिक्विड स्टेट को छोड़कर एस वेव इधर से निकल गया। लेकिन यह पी वेव एक ऐसा वेव है जो पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक यानी दूसरे ओर भी प्रेजेंट पाया जाएगा। पी एक ऐसी तरंगे है जो अपर पार्ट में तो नजर आएगा ही, बैक पोर्शन में भी पी वेव पहुंच जाता है। अर्थात पी एक ऐसी वेव है जो पृथ्वी के सेंटर से भी होकर पास करता है। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन तरंगे हैं जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे हैं जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, तो वह हमारा कौन सा है, पी वेव है। समझ में आई बात।
एस वेव भी आपका नहीं आएगा, एल तो लैंड वेव है ऊपर ही रह जाएगा, और एस वेव नीचे नहीं आने का रीजन ये क्योंकि सेंटर हमारा लिक्विड स्टेट में है। लेकिन यह पी वेव चूंकि लिक्विड में भी ट्रेवल करती है, इसलिए यह पी वेव पृथ्वी की दूसरी ओर भी सेंटर से होकर पास करके पहुंच जाएगा। क्लियर है आपका? तो इसको आपको ब्रेन में रखना है आपको। ये आपके थे भूकंपीय तरंगों के बारे में इंफॉर्मेशन। देखिए भूकंप के बारे में सबसे बड़ी बात है आपका वह ब्रांच, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भूकंप का स्टडी करते हैं। विज्ञान की वह शाखा, देखिए अब क्वेश्चन क्या आएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भूकंप का स्टडी करते हैं उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। लीजिए उसको, अब क्वेश्चन देखिए, हॉट क्वेश्चन हम यहां पर बताने जा रहे हैं आपको कि भूकंप की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन करते हैं सिस्मोलॉजी कहलाता है। इसका मतलब हुआ, सिस्मोलॉजी का मतलब आप यहां पर लिख सकते हो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का अध्ययन ही क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। आपको पूछा जा सकता है आपका भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। अब सिस्मोलॉजी जो है इसको एक अलग ब्रांच के रूप में, अलग ब्रांच, स्टडी के अलग ब्रांच के रूप में स्थापित करने का श्रेय रॉबर्ट मैलेट को जाता है। किसको जाता है? रॉबर्ट मैलेट को जाता है। रॉबर्ट मैलेट ने क्या किया, सिस्मोलॉजी को एक अलग ब्रांच बनाया और वहां पर जाकर उन्होंने भूकंपीय तरंगों का डिटेल स्टडी किया। तो आपको अलग, आपसे पूछा जाएगा कि सिस्मोलॉजी को अलग शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट मैलेट को। ठीक है, उसी तरह से धरातलीय जो हलचल होता है, धरातल में जो कंपन होता है, धरातलीय हलचल या फिर कंपन, और यह धरातलीय हलचल और कंपन को ही हम क्या नाम देते हैं? भूकंप। इसको क्या नाम देते हैं हम? भूकंप। और धरातलीय हलचल और कंपन को ही हम भूकंप नाम देते हैं। और भूकंप के लिए जो हम इंग्लिश वर्ड जो यूज करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अर्थक्वेक। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अर्थक्वेक यूज करते हैं। यह अर्थक्वेक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट मैलेट द्वारा किया गया। लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आ रहे हैं आपके लिए कि धरातलीय हलचल के लिए जो भूकंप शब्द का प्रयोग करते हैं और इसकी इंग्लिश जो अर्थक्वेक होता है, इस अर्थक्वेक शब्द को किसने दिया? सर्वप्रथम रॉबर्ट मैलेट ने दिया। तो रॉबर्ट मैलेट के बारे में आपको याद रखना है, रॉबर्ट मैलेट ने ही सिस्मोलॉजी को अलग ब्रांच के रूप में स्थापित किया। और दूसरा इंफॉर्मेशन याद रखना है, रॉबर्ट मैलेट ने ही सर्वप्रथम अर्थक्वेक शब्द को दिया। रॉबर्ट मैलेट ने ही सबसे पहले क्या किया? अर्थक्वेक शब्द को प्रयोग किया। क्लियर है आपका? अब आइए यहां पर भूकंप जब आते हैं तो उसकी तीव्रता को हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। भूकंपीय तरंगों का मापन, यहां पर हम हेडिंग डालेंगे भूकंपीय तरंगों का मापन। तो देखिए, भूकंपीय तरंगों के मापन के लिए आपको तीन चीजें हमारे पास अवेलेबल है। पहला तो आपका मरकरी स्केल है, मरकेली स्केल है फर्स्ट। दूसरा आपका रेक्टर स्केल है, और तीसरा हमारा है आपका सिस्मोग्राफी। तीसरा हमारे पास क्या है? भूकंपीय तरंगों का मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस है, वह दैट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफी। आपको इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए, सिस्मोग्राफी। लीजिए, तो भूकंप आते हैं, उसकी तीव्रता और इंटेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है, यंत्र है, वह तीन प्रकार का है। एक मरकरी स्केल से भी हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। दूसरा, सबसे जो ज्यादा मेजरमेंट किया जाता है वह आपको रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं।
ये मर्केरी स्केल का हम प्रयोग कम करते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सबसे अधिक मात्रा में हम किसका उपयोग करते हैं? रेक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। और यह रेक्टर स्केल का जो है आविष्कार जो है 1935 में, इसका आविष्कार किसने किया मैं बताने जा रहा हूं। रेक्टर स्केल का आविष्कार 1935 में जो है कैलिफोर्निया के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स फ्रांसिस रेक्टर। चार्ल्स फ्रांसिस रेक्टर ने कैलिफोर्निया 1935 में रेक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया? कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रेक्टर ने किया था। और इन्हीं के रेक्टर टाइटल है और इन्हीं के सम्मान में यह नाम रख दिया गया रेक्टर स्केल। और ये सिस्मोग्राफी क्या है? यह एक ऐसा डिवाइस है सिस्मोग्राफी जो ग्राफ के रूप में भूकंपीय तरंगों का अंकन करता है। देखिए, यह आपका सिस्मोग्राफी एक ऐसा डिवाइस है कि भूकंपीय तरंगों को यह ग्राफिकल रूप से मेजरमेंट कर देता है और मेजरमेंट के आधार पर हम भूकंपीय तरंगों की क्या करते हैं? तीव्रता को ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात ग्राफीय रूप से मेजरमेंट करने का डिवाइस क्या है? आपका सिस्मोग्राफी है। तो ये आपके भूकंपीय तरंगों के मापने के स्केल हैं जिसमें आपको रेक्टर स्केल को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। और इसका आविष्कार 1935 में कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रेक्टर के द्वारा किया गया है। आपको ये इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखनी पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि भूकंप में के क्षेत्र कहां कहां है? भूकंप के क्षेत्र, यहां पर हम हेडिंग डालते हैं भूकंप के प्रमुख क्षेत्र, या इसी को क्षेत्र को पेटी भी बोला जाता है। तो भूकंप का जो प्रमुख क्षेत्र है परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत पेटी, इसका मतलब हुआ प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र। इसका मतलब हुआ प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र। देखिए, यह भूकंप का सबसे सेंसिटिव जो जोन है, आपका क्षेत्र है, वह परिप्रशांत पेटी है, अर्थात प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र है। और यहां पर जो है छोटे बड़े, पृथ्वी पर जितने छोटे बड़े भूकंप आते हैं उसका 68% यहीं पर आता है। कहां पर? परिप्रशांत पेटी में आता है। और दूसरा जो क्षेत्र आता है भूमध्य सागरीय पेटी, यह जो है आपका दूसरा जो भूकंप का जब से सबसे प्रमुख क्षेत्र है। भूमध्य सागर जो देख रहे हैं, मेडिटेरियन सी जो देख रहे हैं आपका, और मेडिटेरियन सी के जो है आसपास का जो बेल्ट है, उसके आसपास का बेल्ट है, वह भी भूकंप का काफी सेंसिटिव जोन माना जाता है। क्लियर है आपका? देखिए, भूकंप उस क्षेत्रों में भी ज्यादा आते हैं जहां पर न्यू फोल्डेड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। नवीन मोरदार पर्वत का जहां फॉर्मेशन होता है वहां पर भी भूकंप ज्यादा आते हैं। जैसे भी हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है अभी भी, और हिमालय आज भी उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। और हिमालय के तटीय जो जितने भी क्षेत्र आते हैं, तटीय राज्य हैं, उन राज्यों में आज भी देखते हैं बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। तो जहां पर बलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन का आज भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस रीजन में भी भूकंप आते हैं। तो विश्व में अगर दो मेन रीजन की बात किया जाए तो पहला आप याद रखिए परिप्रशांत पेटी को, और दूसरा याद रखेंगे भूमध्य सागरीय पेटी को, अर्थात प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र जहां पर 68% भी भूकंप आते हैं। और दूसरा जो है भूमध्य सागरीय पेटी है, यानी भूमध्य सागर के आसपास का रीजन का बेल्ट है जहां पर भी भूकंप ज्यादा आते हैं। और आपको विश्व में कौन सा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आता है, तो वह हमारा जापान है। कहां है? सबसे ज्यादा भूकंप कहां आता है? जापान में आता है। और जापान कहां पर रहा है? इस परिप्रशांत पेटी में ही जापान है। जापान कहां है हमारा? परिप्रशांत पेटी में आ रहा है। और इसलिए जापान को जो है, जापान को कहा जाता है भूकंपों का घर। आपसे पूछा जाएगा भूकंपों का घर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा भूकंपों का घर जो किसे कहा जाता है?
जापान को कहा जाता है। भूकंपों का घर किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम भूकंप आते हैं। और यह जापान किस पेटी में पड़ेगा? परिप्रशांत पेटी में पड़ेगा। अब यहां पर देखिए हम दो टर्म की चर्चा करने जा रहे हैं। यहां पर दो टर्म की चर्चा करेंगे, वह टर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट टर्म इज आइसोसिजमल लाइन। पहला टर्म हम देखने जा रहे हैं आइसोसिजमल लाइन। यह आइसोसिजमल लाइन क्या है? देखिए यहां पर समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। रेखा आइसोसिजमल लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोसिजमल लाइन कहलाता है। समझ में आ गया आपको? देखिए अर्थक्वेक आया, भूकंप आता है तो बर्बादी बहुत होती है, तो समान रूप से बर्बादी का मेजरमेंट किया जाता है कि यहां पर कितनी बर्बादी हुई। तो अगर यहां पर जितनी बर्बादी हो, मान लिया कि यह एक प्लेस है, जितना बर्बादी यहां पर हुआ या बी प्लेस पर भी इतना ही हुआ। उसी तरह से यहां पर एक सी प्लेस है, यहां पर भी उतना ही बर्बादी हुआ, और यहां पर एक डी प्लेस है, और यहां पर भी आपको उतना ही बर्बादी हुआ। देखो यहां पर डी प्लेस। अब हमने ए बी सी डी एक 4 ऐसे प्लेस को इंडिकेट किया जहां पर समान बर्बादी, जितना बर्बादी ए पर हुआ उतना ही बी पर, उतना ही सी पर, उतना। अब इस तीनों को, सभी पॉइंट को मिला दीजिए, चारों पॉइंट को मिला दीजिए इस तरह से, और इस चारों पॉइंट को मिलाने से जो यह जो लाइन बना, दैट लाइन इज नॉन एज आइसोसिजमल लाइन। इस लाइन को ही क्या कहा जाता है? आइसोसिजमल लाइन कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा एक आपका टर्म आ रहा है, वह है होमोसिजमल लाइन। सेकेंड, होमोसिजमल लाइन। होमोसिजमल लाइन, अब इसका डिफाइन देखिए। एक ही समय में भूकंप आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होमोसिजमल लाइन कहलाता है। देखिए यहां पर लिख दिया, एक ही समय में भूकंप आने वाले स्थानों को, एक निश्चित समय में जहां जहां पर भूकंप आएगा, एक निश्चित टाइम ले लीजिए, जहां जहां भूकंप आएगा उस सारे पॉइंट को मिला दीजिए, और मिलाने से जो लाइन बनेगा उस लाइन को ही हम होमोसिजमल लाइन कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए यह एक प्लेस है, सपोज कीजिए यह पी। अब यहां पर अभी जो है 10:15 AM में भूकंप आया। एक दूसरा पॉइंट यहां पर ले लेते हैं क्यू, यहां पर भी 10:15 में भूकंप आया AM में। अब यहां पर आर में भी यही आया, 10:15 में भूकंप आया। कितने में आया? 10:15 में। और एक पॉइंट पी क्यू आर एस ले लीजिए यहां पर, और यहां पर भी 10:15 में AM में भूकंप आया। देखिए ये 4 पॉइंट लिया पी क्यू आर एस, और हम मान लेते हैं कि यहां पर भी 10:15 में भूकंप आया, कि इस पॉइंट पर भी 10:15 में, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट में। तो देखिए एक ही समय में 4 प्लेस पर आपका भूकंप आया। इस चारों प्लेस को मिला दीजिए इस तरह से, मिलाने से यह एक लाइन ड्रॉ हो गया, और यह जो लाइन ड्रॉ होगा दैट लाइन इज नोन एज होमोसिजमल लाइन। ऐसे लाइन को ही क्या कहते हैं? हम होमोसिजमल लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये दो टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन भूकंप जो आते हैं इसकी भविष्यवाणी अभी तक नहीं की जाती है कि भूकंप आने वाला। अगर ऐसा होने लगे तो काफी अच्छी बात है, धन जन के नुकसान से बचा जा सकता है। हालांकि भूकंप अध्ययन के केंद्र बहुत जगह खोले गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी सटीक जो है भविष्यवाणी नहीं की जा सकी है। लेकिन एक बात हम बताने जा रहे हैं, जितनी भी आपका रिप्टाइल वर्ग के जीव हैं, रिप्टाइल वर्ग के, सरीसृप वर्ग के जो है जीव है, उनको भूकंप की जानकारी सबसे पहले हो जाती है। यानी कहने का मतलब एनिमल को भूकंप की जानकारी सबसे पहले हो जाती है। जैसे कुत्ते हुए, बिल्ली हुए, छिपकली हुआ,
ये सब जो हुआ आपका लिजार्ड हुआ, ये सबको जो है बहुत पहले हो जाती है जानकारी। अब सवाल उठता है कि सर क्यों आती है? क्योंकि इसकी जो है सेंसिटिव कैपेसिटी जो है आपका काफी ज्यादा अधिक होता है। और भूकंप के दौरान जो है, भूकंप जब आता है तो भूकंप आने से जस्ट पहले अर्थ के अंदर से एक गैस निकलती है और उस गैस को जो आपका जितने भी रिप्टाइल वर्ग के, सरीसृप वर्ग के जो प्राणी है वह स्मेल कर लेता है और उसको पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। इसलिए वो तेजी से धरातल पर इधर उधर भागने लगता है, आवाजें निकालने लगती है। और अब वह सवाल उठता है कि पृथ्वी के धरातल से भूकंप आने से पहले कौन सी गैस निकलती है? तो वह गैस है रेगन गैस। याद रखिएगा, भूकंप आने से जस्ट पहले कौन सी गैस निकलती है धरातल के अंदर से? वह रेगन गैस निकलती है। और इसी रेगन गैस को स्मेलिंग पावर अधिक होने के कारण एनिमल पहले सूंघ लेता है और वह पहले सचेत हो जाता है। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये थे भूकंप के बारे में हमारी बहुत सारे दिए गए इंफॉर्मेशन थे जो एग्जामिनेशन पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट थे। अब हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। हमारी शुभकामना अब आपके साथ है।